आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे उसका नाम है डिमांड फॉर एजुकेशन। इससे पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ा चुकी हूँ कि इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन क्या होता है और इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन की क्या वैल्यू है। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन आजकल क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता जा रहा है और हम इसके बारे में क्यों स्टडी कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैं आपको इससे पहले के उसमें पढ़ा चुकी हूँ चैप्टर में। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसका नाम है डिमांड फॉर एजुकेशन। डिमांड का कंसेप्ट आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जानते हैं कि किसी वस्तु की डिमांड क्या होती है। किसी वस्तु की डिमांड का मतलब होता है कि जब भी जो है कोई व्यक्ति किसी कीमत के ऊपर एक दिए हुए समय में कोई गुड्स या सर्विस खरीदने के लिए तैयार होता है तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति इस वस्तु की डिमांड कर रहा है। डिमांड जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है डिजायर और वांट से। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि डिमांड को पूरा होने के लिए ये तीन बातों का होना जरूरी है। पहली बात है डिजायर या वांट, यानी कि आपकी इच्छा। आपको इस बात की इच्छा होनी चाहिए कि हाँ आप ये चीज खरीदना चाहते हो या आपका मन कर रहा है इस चीज को खरीदने के लिए। सपोज आप एप्पल खरीदना चाहते हो, मोबाइल खरीदना चाहते हो, या मैं किसी दुकान पर गई और वहां पर एक 10,000 की ड्रेस पड़ी थी और मुझे वो इतनी पसंद आई कि मैं उसे खरीदना चाहती हूँ। तो ये तो एक चीज हुई डिजायर और वांट कि मैं उस ड्रेस को खरीदना चाहती हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या उस ड्रेस को खरीदने के लिए मेरे पास इतनी एबिलिटी है, क्या मैं उस ड्रेस को खरीद सकती हूँ, मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि मैं उस ड्रेस को खरीद पाऊंगी। तीसरा, अगर मेरे पास एबिलिटी भी है, मेरे पास डिजायर है कि मैं वो 10,000 की ड्रेस खरीदना चाहती हूँ, मेरी एबिलिटी भी है कि मैं उसको खरीद सकती हूँ, तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्या उस ड्रेस को खरीदने के लिए मैं जो है 10,000 रुपीज खर्च करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये तीनों ही चीजें मिलती हैं कि हम किसी चीज की इच्छा भी करते हैं, हमारे पास एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है कि हम उसके लिए इतने रुपीस देने के लिए तैयार भी हैं, तभी कोई डिजायर हमारी डिमांड में कन्वर्ट होती है और उसे हम इफेक्टिव डिमांड कहते हैं या डिमांड कहते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास जो है, मेरा बहुत मन किया कि मैं इस ड्रेस को खरीदूं 10,000 की, पर अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो नेचुरली है कि मैं इस चीज को नहीं खरीद पाऊंगी, तो ये डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मेरे पास इच्छा भी है और पैसे भी हैं लेकिन मैं फिर भी उसको खरीदना नहीं चाहती, तो डेफिनेट सी बात है कि मैं उसे नहीं खरीदूंगी, तो तब ये चीज डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगी। आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ये भी जानते हैं कि डिमांड का फॉर्मूला है डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी कि डिमांड जो है वो प्राइस का फंक्शन होती है। अब आता है कि डिमांड फॉर एजुकेशन क्या होती है। देखिए, डिमांड फॉर एजुकेशन का मतलब है कि जब एक देश की जनसंख्या जो है उसकी जो एजुकेशनल नीड्स और इंस्पिरेशंस होती हैं, अगर उनकी डिमांड करती है तो उसे हम कहते हैं एजुकेशनल डिमांड। एजुकेशन की डिमांड जो है वो दो तरह की होती है। पहली होती है प्राइवेट डिमांड और दूसरी होती है सोशल डिमांड। डिमांड, इसको हम इंडिविजुअल डिमांड भी कहते हैं। ये वो डिमांड होती है, मान लीजिए कि अगर ये डिमांड हम लोगों के द्वारा की जा रही है, यानी कि इंडिविजुअल्स के द्वारा की जा रही है, पेरेंट्स के द्वारा की जा रही है, या फिर जो है पेरेंट्स के कंज्यूमर्स के द्वारा की जा रही है। अगर ये डिमांड पेरेंट्स, उनके बच्चों या कंज्यूमर्स के द्वारा की जा रही है, हम सब लोगों के द्वारा की जा रही है, तो इसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं या इसे हम प्राइवेट डिमांड कहते हैं। पर अगर यही डिमांड सरकार के द्वारा की जा रही है, सोसाइटी के द्वारा की जा रही है या स्टेट के द्वारा की जा रही है, तो हम इसे सोशल डिमांड कहते हैं। देखिए, डिमांड में वहां जो आपने कंसेप्ट पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, वो ये था कि इंडिविजुअल किसी एक दी हुई कीमत पर मार्केट में किसी किसी वस्तु की जो कीमत देने के लिए एक समय पर तैयार होता है, उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। और अगर हम कई सारे व्यक्तियों की इंडिविजुअल डिमांड को क्लब कर देते हैं तो वो हमारी मार्केट डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। पर यहाँ ये थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है। यहाँ पर एजुकेशन की जो डिमांड है वो दो तरह की होती है। एक वो डिमांड जिसे कि प्राइवेट इंडिविजुअल करते हैं, यानी कि हम और आप करते हैं। एक वो डिमांड जिसे कि सरकार करती है, यानी कि वो अपने नागरिकों को पढ़ाना चाहती है। पढ़ाना इसलिए चाहती है क्योंकि उसे मालूम है कि एजुकेशन के बहुत सारे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट होते हैं। अब आता है कि प्राइवेट डिमांड ऑफ एजुकेशन कितने तरह की होती है। देखिए, प्राइवेट डिमांड ऑफ एजुकेशन जो है वो तीन तरह की होती है। पहला है सेटिस्फाइड डिमांड फॉर एजुकेशन, दूसरा है अनसेटिस्फाइड डिमांड फॉर एजुकेशन, और तीसरा है पार्शली सेटिस्फाइड डिमांड फॉर एजुकेशन। अब हम ये देखेंगे कि ये तीनों तरह की डिमांड क्या होती है। सेटिस्फाइड डिमांड ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है? सेटिस्फाइड डिमांड फॉर एजुकेशन का मतलब है कि जब भी कोई इंडिविजुअल
किसी स्कूल में इनरोल होता है और वो पूरे टाइम अगर उसमें अपने कोर्स को पूरा करता है थ्रू आउट, तो उसे हम कहेंगे कि इसकी एजुकेशन की डिमांड सेटिस्फाइड हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी बच्चों ने एमए में एडमिशन लिया है। आप लोग जानते हैं कि एमए का कोर्स 2 साल है। इस साल आज आप एनरोल हुए हो 2020-21 में। अगर आप पूरे 2 साल पूरा करते हो अपनी एजुकेशन के और आपको एमए की डिग्री मिलती है, तो इसे हम कहेंगे सैटिस्फाइड डिमांड फॉर एजुकेशन। यानी कि आपने जो डिमांड की थी एजुकेशन की, वो आपकी सेटिस्फाई हो गई और पूरे कोर्स टाइम के अंदर आप प्रेजेंट रहे। तो ये था सेटिस्फाइड डिमांड ऑफ एजुकेशन। दूसरी होती है अनसेटिस्फाइड डिमांड फॉर एजुकेशन। अनसेटिस्फाइड डिमांड फॉर एजुकेशन का मतलब है जबकि कोई व्यक्ति जो है, जब उसका टाइम पीरियड है पढ़ाई का, जो उसका स्कूल जाने का पीरियड है, वॉलेंट्री स्कूल एज पीरियड में वो स्कूल नहीं जा पाता है, तो उसे हम कहते हैं अनसेटिस्फाइड डिमांड ऑफ एजुकेशन। यानी कि इसकी डिमांड फॉर एजुकेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाई। अब हमारे यहाँ कौन सा पीरियड माना गया है वॉलेंट्री स्कूल एज पीरियड? 6 to 14 ईयर्स। 6 to 14 ईयर्स का जो पीरियड है, अगर इसमें व्यक्ति जो है वो नहीं जा पाता है अपनी अगर वो व्यक्ति जो है, अगर बच्चा जो है स्कूल में नहीं जा पाता है, तो फिर हम कहेंगे कि इसकी जो डिमांड है एजुकेशन की वो अनसेटिस्फाई रह गई। तो दिस इज कॉल्ड अनसेटिस्फाइड डिमांड ऑफ एजुकेशन। तीसरी आती है आपकी पार्शियली सेटिस्फाइड डिमांड ऑफ एजुकेशन। पार्शियली सेटिस्फाइड डिमांड ऑफ एजुकेशन क्या होती है कि कहीं कोई बच्चा स्कूल में एनरोल हुआ, उसने कुछ दिनों या कुछ महीने तक एजुकेशन ली और उसके बाद वो ड्रॉप आउट कर गया स्कूल से किसी रीजन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर एमए में एडमिशन लिया, 1 साल आपने पूरा किया या आपने 1 सेमेस्टर पूरा किया और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ गई या आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिल गई और आप एमए छोड़कर चले जाते हैं। कई बच्चों का जैसे बीएड में एडमिशन हो जाता है, कई बच्चों की जॉब लग जाती है या आपकी कोई सरकारी नौकरी लग गई या कोई और अपॉर्चुनिटी आपके पास हो गई, जिसकी वजह से आपको अगर एमए छोड़नी पड़ती है और आप ड्रॉप आउट कर जाते हैं, तो इसे हम कहेंगे कि आपकी एजुकेशन की डिमांड जो है वो पार्शियली सेटिस्फाइड हुई। तो प्राइवेट एजुकेशन ऑफ डिमांड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा सेटिस्फाइड डिमांड फॉर एजुकेशन, सेकेंड है हमारा अनसेटिस्फाइड डिमांड ऑफ एजुकेशन और थर्ड है हमारा पार्शियली सेटिस्फाइड डिमांड ऑफ एजुकेशन। अब आता है, इसलिए एजुकेशन का एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है डिमांड के साथ। जैसे हम कहते हैं, आपने वैसे लिखते हैं डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, इसी तरह एजुकेशन का भी एक प्राइस होता है और इसका जो प्राइस होता है उससे इसका फंक्शनल रिलेशन होता है। जो एजुकेशन का प्राइस होता है उसको हम कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। अब कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या होती है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो भी एजुकेशन आप लेते हो, पहली क्लास से लेकर के और हायर एजुकेशन का, इसका कोई ना कोई कॉस्ट आता है। इवन ये आपको फ्री भी प्रोवाइड की जाए तब भी इस एजुकेशन का कोई ना कोई कॉस्ट आता है। तो एजुकेशन के कॉस्ट को जो हम कहते हैं वो टोटल कॉस्ट कहते हैं। इस टोटल कॉस्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वो जो कि डायरेक्ट कॉस्ट होता है, जिसे हर व्यक्ति को सीधे सीधे देना पड़ता है और मॉनेटरी टर्म में देना पड़ता है। मॉनेटरी टर्म में जब आप जिस कॉस्ट को देते हो उसे हम डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। एक दूसरा कॉस्ट होता है जिसे हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, जो कि शायद आपको मॉनेटरी टर्म में नहीं देना पड़ता, लेकिन उसका भी बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। तो डायरेक्ट कॉस्ट को में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? डायरेक्ट कॉस्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका स्कूल फीस या एग्जाम फीस। जो भी आप स्कूल फीस देते हो, सपोज आपने एमए में एडमिशन लिया, तो एमए में एडमिशन लेने के लिए आपने कुछ ना कुछ फीस दी। जो भी आप फीस देते हो, इसके अलावा आप एग्जाम फॉर्म भरोगे, एग्जाम फॉर्म की जो फीस दोगे, ये दोनों आप मोनेटरी टर्म में दोगे। चूंकि ये मोनेटरी टर्म में दोगे तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन या डायरेक्ट कॉस्ट। इसके अलावा बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस होंगे, ये भी आपके मॉनेटरी टर्म में होंगे, इसलिए भी इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट में शामिल करते हैं। अदर एक्सपेंसेस में क्या आता है? पहला आता है ट्रैवल कॉस्ट। आप रोज कॉलेज आते हैं, कॉलेज आने का कोई ना कोई खर्चा होता है, ट्रैवलिंग में आपका खर्च होता है, तो ये सारा का सारा ट्रैवल कॉस्ट आएगा। इवन आप मेरी ऑनलाइन क्लास इस समय अटेंड कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास अटेंड करने का भी एक खर्चा है। आपका नेट खर्च हो रहा होगा, आपकी लाइट खर्च हो रही होगी। तो ये सारी चीजें जो खर्च होती हैं, या आपने लैपटॉप खरीदा होगा, मोबाइल खरीदा होगा, ये सारा भी
एक्सपेंस ऑफ एजुकेशन में या कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में इन्वॉल्व होता है। इसी तरह कुछ बच्चे जब 11th-12th में आते हैं तो प्राइवेट ट्यूशन करते हैं, कोचिंग लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाने के लिए, तो उसको भी हम ये कहते हैं कि वो भी जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है। इसी तरह अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आप वहाँ पे खाने का खर्चा देते हैं, इवन आपकी वहाँ पर एजुकेशन फ्री भी हो, आप गवर्नमेंट स्कूल में रह रहे हैं, नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं या आप कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वहाँ आपको सब कुछ फ्री दिया जाता है, लेकिन फिर भी हॉस्टल में रहने पे भी मील का खर्चा आपसे ले लिया जाता है, या आप स्कूल में हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज का खर्चा आपसे लिया जा रहा है, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे कोई खर्च होता है वो स्कूल आपसे ले रहा है, तो ये भी चूंकि मॉनेटरी टर्म में लिया जाता है, इसीलिए इसको भी हम डायरेक्ट कॉस्ट में इन्वॉल्व करते हैं। तो एजुकेशन की जो कॉस्ट होती है या प्राइस होता है, उसमें दो तरह की कॉस्ट आती है, पहले डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में वो कॉस्ट आएंगी जिनको हम मॉनेटरी या मनी के फॉर्म में देते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट में वो आएंगी जो लॉसेस आपके होते हैं ड्यू टू दिस गेटिंग ऑफ द एजुकेशन। सपोज आप लोग एमए कर रहे हैं, इनमें से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस समय चूंकि एमए कर रहे हैं तो वो जॉब ज्वाइन नहीं कर सकते या वो कोई और काम नहीं कर सकते। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट आपने ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? द बेस्ट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन फॉर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगर हम एमए कर रहे हैं तो हम जॉब नहीं कर सकते या हम कोई और काम नहीं कर सकते, तो जो दूसरा बेस्ट अवसर हम खोते हैं उसकी जो लागत होती है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो जब आप ये एजुकेशन ले रहे हो तो बाकी चीजों को जो खो रहे हो, दिस विल बी कॉल्ड योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। दूसरा आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। जितने भी आप आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कर रहे हो इस एजुकेशन को गेन करने के लिए, वो भी आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। चाहे आप लोगों ने नेट खरीदा है मेरी ऑनलाइन एजुकेशन क्लास को अटेंड करने के लिए, आप बुक्स लोगे या आप कुछ भी और लोगे तो वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस में आएगा। इसी तरह अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपका बोर्डिंग का खर्चा, लॉजिंग का खर्चा, अदर एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे जो आते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन का एक प्राइस होता है और इसी प्राइस को हम कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कहते हैं। अब आपने देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, तो यहाँ पर हम इसलिए ये फॉर्मूला बना सकते हैं कि डिमांड ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ प्राइस या कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। आप इसको कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भी कह सकते हैं। तो आपने वहां पर देखा कि जो है जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्राइस और डिमांड का एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप मींस ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जैसे ही प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, और जैसे ही देखिए ये प्राइस बढ़ा डिमांड हमारी कम हो गई, प्राइस हमारा घटा डिमांड हमारी बढ़ गई। ठीक इसी तरह एजुकेशन के साथ भी होता है। एजुकेशन में आप प्राइस बढ़ाते चले जाइए, फीसेस को बढ़ाते चले जाइए, आपकी एजुकेशन के लिए डिमांड जो है उतनी कम होती चली जाएगी। और अगर फ्री कर देंगे आप और अगर जो है फीस को कम कर देंगे तो नेचुरली है कि आपकी एजुकेशन के लिए जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो डिमांड ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो हैज ए इनवर्स रिलेशनशिप विद द प्राइस और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक इसी तरह आप डिमांड के कॉन्सेप्ट में वहां ये पढ़ते हैं कि डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि डिमांड जो होती है वो इनकम से भी रिलेशनशिप लगती है, और इनकम के साथ इसका जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप आपको क्या कहता है कि जैसे जैसे जो है आप किसी वस्तु की जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है तो नॉर्मल गुड्स के केस में जो है आप उस वस्तु की डिमांड बढ़ाते जाते हैं। तो देखिए जैसे जैसे आपकी इनकम वाई थी, वाई से बढ़ के वाई 1 हो गई, तो डिमांड जो थी क्वांटिटी डिमांडेड क्यू से बढ़ के Q1 हो गई। तो इसी तरह जब हम इनकम से रिलेशन देखते हैं एजुकेशन का, तो हम पाते हैं कि इनकम और एजुकेशन में भी एक जो है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे हमारी फैमिली इनकम बढ़ती चली जाती है, एजुकेशन पे होने वाला खर्च भी जो है वो हमारा इंक्रीज होता चला जाता है। तो जब हमारी फैमिली इनकम इतनी थी तो एजुकेशन पे हम इतना खर्च कर रहे थे, जब हमारी फैमिली इनकम बढ़ के वाई से वाई 1 हो गई तो एजुकेशन पे हमने इतना खर्च करना शुरू कर दिया। तो इसलिए जो है डिमांड has a very demand of education has a very much positive relationship with the why.
या फैमिली इनकम भी कह सकते हैं हम इसे, कि इसका फैमिली इनकम के साथ एक बहुत जो है वो फैमिली इनकम के साथ जो होता है वो इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो डिमांड ऑफ एजुकेशन को आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि फैमिली इनकम से इसका किस तरीके से रिलेशन है। तो ये था आपका कि डिमांड का रिलेशन क्या होता है। इसी तरह जैसे हम डिमांड का रिलेशन देखते हैं, इसी तरह सप्लाई भी देखते हैं। सप्लाई का कॉन्सेप्ट मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी, इसलिए उसको यहाँ पर मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। तो दिस इज कॉल्ड डिमांड ऑफ एजुकेशन। अब आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर एजुकेशन। डिटर्मिनेंट्स फॉर डिमांड ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है कि डिमांड को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं। वहां पर जब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ा था तो आपने डिमांड के तत्व देखे थे कि किसी वस्तु की डिमांड उसकी प्राइस से डिसाइड होती है, इनकम से डिसाइड होती है, इसी तरह रिलेटेड वस्तुओं की कीमत क्या है उससे डिसाइड होती है, कंज्यूमर टेस्ट्स क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है उससे डिसाइड होती है। लेकिन यहाँ हम डिमांड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ एजुकेशन को अगेन टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। पहले है प्राइवेट डिमांड फॉर एजुकेशन, जो क्योंकि हमने एजुकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइवेट डिमांड में और सोशल डिमांड में। तो प्राइवेट डिमांड यानी कि हम और आप जो डिमांड कर रहे हैं एजुकेशन की, उसके निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो उसके निर्धारक तत्वों में जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो होता है इंडिविजुअल फैक्टर, यानी कि जो हम और आप पर डिपेंड करता है। इंडिविजुअल फैक्टर का मतलब क्या हुआ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है जेंडर या सेक्स। जेंडर या सेक्स किस तरीके से एजुकेशन की डिमांड को डिसाइड करती है, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए एक फैमिली है और इसके अंदर दो बच्चे हैं, वन आपका बॉय है और वन आपकी गर्ल है। ये दोनों ट्विंस बच्चे हैं, दोनों ही 12th पास करते हैं और दोनों को ही बीटेक में एडमिशन चाहिए। अब बीटेक प्राइवेट में एडमिशन लेने की एक कॉस्ट है, लेकिन इनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है, वो दोनों में से किसी एक बच्चे की एजुकेशन को ही अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे केस में क्या होगा, आपने जनरली इंडियन परिवारों में ये देखा होगा कि ऐसे केस में हम प्रेफर करते हैं बॉय की एजुकेशन को, और गर्ल्स की एजुकेशन हम उससे कहेंगे नहीं तुम जर्नल बीए कर लो या कुछ और कर लो, तुम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लो, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ लो। और बॉय के लिए हम किसी भी अमाउंट तक मनी देने के लिए तैयार हो जाते हैं या फीस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दिस इज ए इंडिविजुअल फैक्टर। ये जेंडर है, जो जेंडर ये डिसाइड कर रहा है कि एजुकेशन की डिमांड क्या होगी। तो ये इंडिविजुअल फैक्टर था जो कि एजुकेशन की डिमांड को डिसाइड करता है। दूसरा जो फैक्टर होता है वो आता है फैमिली फैक्टर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बच्चा एजुकेशन लेगा या नहीं लेगा, ये डिपेंड करता है कि उसके फैमिली फैक्टर्स क्या कह रहे हैं। फैमिली फैक्टर्स में जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो ये आता है कि पेरेंट्स की एबिलिटी है क्या चिल्ड्रन की फीस को देने की। जिन पेरेंट्स की एबिलिटी होती है चिल्ड्रन फीस को देने की, डेफिनेटली वो चिल्ड्रन जरूर एजुकेशन जो है वो ग्रहण करते हैं या एजुकेशन लेते हैं, और उनके पेरेंट्स जो है एजुकेशन की डिमांड भी करते हैं। तो पेरेंट्स की एबिलिटी टू पे ये डिसाइड करती है कि बच्चे को एजुकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट फैक्टर फैमिली में आता है वो है फैमिली साइज। अगर फैमिली का साइज छोटा होगा, फैमिली में दो ही बच्चे हैं या एक ही बच्चे हैं, तो डेफिनेटली उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अगर फैमिली का साइज बड़ा है, फैमिली में 8 बच्चे हैं या फैमिली में 10 बच्चे हैं, 6 बच्चे, तो डेफिनेटली हर बच्चे को एजुकेशन नहीं दिलाई जा सकती, क्योंकि एजुकेशन का एक प्राइस होता है, एजुकेशन का एक कॉस्ट होता है। तो फैमिली साइज भी ये डिसाइड करता है कि एजुकेशन के लिए प्राइवेट डिमांड किस हद तक होगी। अगर फैमिली साइज बड़ा है तो एजुकेशन की डिमांड कम होगी, और अगर फैमिली का साइज छोटा है तो एजुकेशन की डिमांड अवश्य जरूर होगी। तीसरी चीज जो डिसाइड करती है वो होता है पेरेंट का एजुकेशनल लेवल। पेरेंट का एजुकेशनल लेवल ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, अगर दोनों ही पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं और हाईली एजुकेटेड हैं, तो डेफिनेटली उनके बच्चों की एजुकेशन की डिमांड बहुत हाई होगी, और वो अपने बच्चों के लिए एजुकेशन की डिमांड करेंगे। और वहाँ वो वाला कंसेप्ट लागू होगा कि भले ही दो रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स जो हैं वो इलिटरेट हैं, यानी कि अगर पेरेंट्स बिना पढ़े लिखे हैं, इलिटरेट हैं, तो वहां पर एजुकेशन का डिमांड नहीं होगा, और उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि बच्चा घर में रहे और उनका थोड़ा सा पैसा बच जाए और इसको वो बच्चे की शादी पे लगा सके या और कामों पर लगा सके, और वो नहीं इतना एजुकेशन की डिमांड नहीं करेंगे। तो वहां पर आपकी एजुकेशन के लिए जो डिमांड है वो प्राइवेट डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो पेरेंट का एजुकेशनल लेवल बहुत हद तक ये डिसाइड करता है कि बच्चे के लिए एजुकेशन की डिमांड की जाएगी या नहीं।
इसी तरह एक और चीज जो बहुत फैमिली फैक्टर्स में इंपॉर्टेंट है वो है फादर का ऑक्यूपेशन। फादर का व्यवसाय किस तरीके का है। अगर फादर डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है या किसी सर्विस में लगा हुआ है, वकील है जिसके लिए हाईली स्किल की जरूरत होती है, जो बिना पढ़े लिखे आ ही नहीं सकती, बिना एजुकेशन के नहीं आ सकती, तो डेफिनेटली आप ये देखेंगे कि उनके बच्चों के लिए जो एजुकेशन की डिमांड होगी वो हाई होगी और वो अपने बच्चों को एजुकेशन जरूर दिलाएंगे। तो वो जो डिमांड करेंगे उसके लिए प्राइवेट डिमांड ऑफ एजुकेशन हाई होगी। लेकिन अगर फादर इस तरह के ऑक्यूपेशन में लगा हुआ है, लोहार है, बढ़ई है, नाई है, या जिसमें बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत हमें नहीं होती, बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, तो वहां पर एजुकेशन की डिमांड कम होगी। तो फादर का ऑक्यूपेशन भी ये डिसाइड करता है कि बच्चे के लिए एजुकेशन की डिमांड कितनी होगी। जनरली आपने देखा होगा कि सर्विस क्लास के लोग बच्चों के लिए एजुकेशन की डिमांड ज्यादा करते हैं, जबकि बिजनेस क्लास के लोग जो है वो बच्चों के लिए एजुकेशन की डिमांड इसीलिए कम भी करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है पढ़ा लिखा कर करना क्या है, अरे बिठाना तो इसे अपनी दुकान पर ही है, जब अपनी दुकान पर ही बिठाना है तो इसे हाईली स्किल्ड या हायर एजुकेशन दिला करके या बहुत प्रोफेशनल एजुकेशन दिला करके क्या फायदा है। और कुछ बिजनेसमैन फादर की सोच तो यहाँ तक होती है कि अगर इसको हाईली स्किल्ड एजुकेशन दिला दी, इंजीनियर डॉक्टर बना दिया, तो ये मेरी दुकान पर नहीं बैठेगा और मेरा बना बनाया बिजनेस खराब हो जाएगा। इस वजह से भी वो अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं दिलाते। तो फादर का ऑक्यूपेशन बहुत बड़ा निर्धारक तत्व होता है कि बच्चे के लिए प्राइवेट एजुकेशन की डिमांड कितनी होगी। इसी तरह और बहुत सारे वेरिएबल हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि प्राइवेट एजुकेशन की डिमांड कैसी होगी। इसमें जैसे कि डिमांड फॉर चाइल्ड लेबर, अगर आपके देश में चाइल्ड लेबर की डिमांड ज्यादा है और चाइल्ड को अच्छा मनी मिल रहा है, तो जो पुअर फैमिलीज होंगी वो बजाय बच्चे को एजुकेशन देने की बजाय उन्हें चाइल्ड लेबर में धकेल करके उनसे कमाई करवाना पसंद करेंगी। वो चाहेंगी कि बच्चा उनके लिए कमा कर लाए, क्योंकि चाइल्ड लेबर का उन्हें बहुत ज्यादा मनी मिल रहा है, जिससे वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर उठा सकते हैं। तो वेरिएबल जो होता है चाइल्ड लेबर की, अगर लेकिन आपके देश में चाइल्ड लेबर की डिमांड नहीं है या चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है, तो माँ बाप ये चाहेंगे कि बच्चे स्कूल में चले जाएं, चाहे वो सर, और अगर उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है या वो उनकी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो ये चाहेंगे कि बच्चा चाहे सरकारी स्कूल में चला जाए, बट हमारी जान ना खाए सारा दिन यहाँ, और वो बच्चे को स्कूल भेज देंगे। तो चाइल्ड लेबर की डिमांड भी ये डिसाइड करती है कि आपके यहाँ पर जो है एजुकेशन की डिमांड कितनी होगी। ठीक इसी तरह अर्बन लिविंग स्टैंडर्ड, अर्बन में आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। अर्बन में एरियाज में एजुकेशन की डिमांड ज्यादा होती है रूरल एरियाज की बजाय। इसी तरह रोल ऑफ चाइल्ड क्या है वेल बीइंग ऑफ फैमिली में, ये मैंने अभी आपको समझाया कि अगर चाइल्ड आपके लिए कमाऊ पूत है जिसकी इनकम के ऊपर फैमिली चलती है, तो नेचुरली जो है चाइल्ड की एजुकेशन के ऊपर उसकी इनकम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। लेकिन अगर आपको उसकी इनकम की जरूरत नहीं है, फैमिली में माँ बाप वेल ऑफ हैं, उनके पास जो है अच्छी इनकम है जिससे वो बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं, उन्हें बच्चे की कमाई की जरूरत नहीं है, तो नेचुरली है कि वो बच्चे के लिए एजुकेशन की डिमांड करेंगे। तो ये वेरिएबल्स भी बहुत बड़ी मात्रा में ये डिसाइड करते हैं कि एजुकेशन की डिमांड जो है वो कितनी की जाएगी। तो फेवरेबल डिमांड, अगर आप ये चाहते हैं कि सोसाइटी में या देश में डिमांड फॉर एजुकेशन इंक्रीज हो, तो डिमांड फॉर एजुकेशन तब इंक्रीज होगी जबकि फैमिली के अंदर फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक होंगे। कौन कौन से? वेल प्लान फैमिली, यानी कि बच्चे दो या एक, अगर वेल प्लान फैमिली है, दो एक बच्चे हैं, तो डेफिनेटली एजुकेशन की डिमांड आपके यहाँ ज्यादा होगी। दूसरा, अगर आप फैमिली में पेरेंट्स या एल्डर्स हाईली एजुकेटेड हैं, आपने देखा होगा जिनके घर में बड़े लोग, यानी बड़े बुजुर्गों से मतलब है दादा दादी नाना नानी, या बड़े लोग जो हैं या पेरेंट्स ही हाईली एजुकेटेड हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, तो नेचुरली वहां पर वो बच्चों के लिए जो है वो हाई एजुकेशन की डिमांड करेंगे, या वहां पर एजुकेशन की डिमांड बहुत हाई होगी। लेकिन अगर पेरेंट्स पढ़े हुए नहीं हैं तो वहां पर एजुकेशन की डिमांड कम होगी। इसी तरह जिन फैमिली की इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होता है, मैंने ये बात यहाँ पर भी बताई थी आपको जब डिमांड फॉर चाइल्ड लेबर बताई थी, कि जिन फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस अच्छे होगा और उन्हें अपने को पालन पोषण करने के लिए बच्चे की कमाई की जरूरत नहीं है, वहां पर एजुकेशन की डिमांड ज्यादा होगी। लेकिन जिन फैमिली का स्टेटस जो है वो केवल बच्चे की इनकम से चल रहा है या भरण पोषण बच्चे की इनकम से हो रहा है, तो नेचुरली वहां पर जो है एजुकेशन की डिमांड
कम होगी। इसी तरह अगर फैमिली रिस्पेक्टेबल ऑक्यूपेशन में है, रिस्पेक्टेबल ऑक्यूपेशन में होती है, तो वहां भी जो है एजुकेशन की डिमांड ज्यादा होती है। जैसे सपोज आपके फादर वकील हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अगर वो ऐसे किसी प्रोफेशन में है तो वहां पर एजुकेशन की डिमांड ज्यादा होती है। तो ये वो वेरिएबल्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि प्राइवेट एजुकेशन की डिमांड हमारे यहाँ कितनी होगी। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं एजुकेशन की डिमांड को। इसमें एक और फैक्टर आता है, वो आता है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं कि एजुकेशन की डिमांड क्या होगी। देखिए सोशल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर आते हैं कि आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस क्या है। अगर स्कूल घर के पास होते हैं तो नॉर्मली पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां भेजना पसंद करते हैं। लेकिन अगर स्कूल बहुत दूर होता है घर के जो है, और वहां पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, और गरीब माँ बाप अगर उसे अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रांसपोर्ट को, तो नेचुरली वो बच्चों को घर बिठाना पसंद करते हैं स्कूल भेजने के बजाय। तो डिस्टेंस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बच्चे को स्कूल भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। ठीक इसी तरह अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स, खासतौर से रूरल एरियाज में स्कूल्स कितनी अमाउंट में अवेलेबल हैं। अगर स्कूल विद इन 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर अवेलेबल है तो पेरेंट्स बच्चों को आराम से स्कूल भेज देंगे। लेकिन अगर स्कूल 10 किलोमीटर पे है तो नेचुरली बच्चे को वो भेजना नहीं चाहेंगे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स भी ये डिसाइड करती है कि आपके लिए एजुकेशन की डिमांड कितनी होगी। इसी तरह मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर स्टूडेंट्स का जो है जिस उसी लोकल लैंग्वेज में है या उन्हें उन्हीं की भाषा में पढ़ाया जा रहा है, तो नेचुरली है कि एजुकेशन की डिमांड ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप उसी बच्चे को फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश ऐसी भाषा में पढ़ाना शुरू कर दें जो उसकी समझ में ही ना आए, तो नेचुरली है कि एजुकेशन की डिमांड कम होगी। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी ये डिसाइड करता है कि एजुकेशन की डिमांड कितनी होगी। इसके अलावा चौथा जो होता है वो है स्कूल फीस। स्कूल फीस भी ये डिसाइड करती है, खासतौर से ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मीडियम क्लास के लोगों के लिए और जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या गरीब लोग हैं, कि स्कूल की फीस कितनी है। अगर स्कूल की फीस अफोर्डेबल ही नहीं है उनके लिए तो डेफिनेटली वो स्कूल में बच्चे को नहीं भेज सकते। अगर स्कूल की फीस ज्यादा है जो उनकी पॉकेट के ऊपर बहुत ज्यादा असर डाल रही है, तो भी वो बच्चे को भेजने से पहले 4 बार सोचेंगे। तो स्कूल की फीस भी एक मेजर फैक्टर होता है जो ये डिसाइड करती है कि एजुकेशन की डिमांड कितनी होगी। लेकिन अगर स्कूल की फीस बहुत रीजनेबल है, ज्यादा नहीं है, तो पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। यही वजह भी है कि हम अपने कॉलेजेस में आपकी फीस को बहुत कम रखते हैं ताकि एजुकेशन की डिमांड ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसे ग्रहण कर पाए। इसीलिए सोशल डिमांड में गवर्नमेंट जो है फीसेस को बहुत कम रखती है। इस तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल एट स्कूल। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कैसी हैं। अगर हमारे स्कूल बेहद खूबसूरत है, वहां जाकर बच्चे का मन लगता है, बच्चे को अच्छा लगता है वहां जाना, तो डेफिनेटली वो स्कूल में जाना चाहेगा और बार बार कूद कर जाना चाहेगा। लेकिन अगर उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पुअर है, अगर वो वहां पे इंजॉय ही नहीं करता, बिल्कुल टूटी फूटी सी दीवारें हैं, लग रहा है कि बिल्डिंग अभी गिर पड़ेगी, तो नेचुरली वो वहां जाना पसंद नहीं करता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बहुत बड़ा फैक्टर है जो ये डिसाइड करती हैं कि बच्चा स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा। ये सारे फैक्टर तो फैमिली के थे कि वो स्कूल फीस करेंगे या नहीं भरेंगे। अब तक स्कूल में बच्चा आया नहीं था, लेकिन स्कूल में बच्चा आने के बाद रुकेगा, आना चाहेगा, नहीं आना चाहेगा, ये चीज डिसाइड होगी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के थ्रू। इसी तरह सब्जेक्ट जो ऑफर करता है स्कूल, अगर वो सब्जेक्ट बच्चे के इंटरेस्ट के हैं और बच्चे को वहां पढ़ने में मजा आता है, उसको अपनी मनपसंद सब्जेक्ट मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली वो स्कूल जाना चाहेगा। और अगर ये सब्जेक्ट उसकी मनपसंद की नहीं है तो नेचुरली है कि वो स्कूल जाना नहीं चाहेगा। तो इसमें से अगर आप ये फैक्टर देखेंगे और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देखेंगे, तो ये तो वो फैक्टर हैं जो कि बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि बच्चा स्कूल आना चाहेगा या नहीं आना चाहेगा। लेकिन ये 1 2 और स्कूल फीस वाला फैक्टर ये डिसाइड करता है कि बच्चे को माँ बाप भेजना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। तो ये स्टूडेंट से रिलेटेड फैक्टर्स हैं और ये पेरेंट्स से रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि एजुकेशन के लिए आपकी डिमांड क्या होगी। इसके बाद जो फैक्टर्स आते हैं वो आते हैं सोसाइटियल फैक्टर्स। सोसाइटियल फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि कम्युनिटीज, ये बहुत सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपका बच्चा एजुकेशन ग्रहण करेगा या नहीं। कास्ट का, रिलीजन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आप जनरली देखिए कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जहाँ एजुकेशन एक बहुत स्टैंडर्ड का मेजर माना जाता है। अगर कोई अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं देता है तो वो बहुत बिलो स्टैंडर्ड करार दिया जाता है। हमारे देश में देखिए पारसीज, मैक्सिमम बच्चे 100% बच्चे उनके आपको एजुकेटेड मिलेंगे। तो सोसाइटियल स्टेटस भी ये दिखाई करता है। इसी तरह आप ट्राइब्स में चले जाइए तो वहां कोई भी बच्चा आपको, बहुत कम बच्चे पढ़ने वाले मिलेंगे, बहुत 1 2 मुश्किल से।
तो सोसाइटियल स्टेटस भी आपका ये डिसाइड करता है कि बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। ठीक है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न बहुत हाईएस्ट होता है, जैसे कि आईएम्स में या आईएसबीज में वहाँ फीस बहुत ज्यादा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इतनी फीस देने के बाद जो उन्हें रिटर्न मिलेगा वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट होगा। तो ये जो है प्राइवेट रिटर्न जो होता है ये भी डिसाइड करता है कि लोग एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे या नहीं करेंगे, या उनका जो स्टेटस है वो किस तरीके का होगा। तो लिंकेजेस भी हमारे ये डिसाइड करते हैं। इसके बाद वेटिंग टाइम जो है हमारे एम्प्लॉयमेंट का, कि मान लीजिए हमने किसी एजुकेशन के ऊपर खर्च तो कर दिया, लेकिन वेटिंग टाइम क्या है एम्प्लॉयमेंट का, जैसे कि ये लोएस्ट होता है मेडिकल और पैरामेडिकल के केस में, लेकिन हाईएस्ट होता है आर्ट ग्रेजुएट के केस में। तो लोग जनरली बीए कराना नहीं चाहते, लेकिन मेडिकल और पैरामेडिकल के लिए अगर उन्हें अपनी जमीन भी गिरवी रखनी पड़ती है या उन्हें एक्स्ट्रा भी खर्च करना पड़ता है, लोन भी लेना पड़ता है, तो भी वो पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये फ्यू फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि प्राइवेट एजुकेशन के लिए हमारी डिमांड कितनी होगी। इसके बाद रिचर्ड ए मस्ग्रेव हैं, इन्होंने अब आता है सोशल डिमांड फॉर एजुकेशन। सोशल डिमांड फॉर एजुकेशन क्या होती है और वो कौन करता है? देखिए, सोशल डिमांड ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट, सोसाइटी या स्टेट के द्वारा की जाती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि ये हम सोसाइटी करेगी, स्टेट करेगा या गवर्नमेंट करेगी। रिचर्ड मस्ग्रेव ने 3 फैक्टर्स बताए हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट पब्लिक एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करेगी या नहीं करेगी। इसमें पहला आता है इक्विटी। गवर्नमेंट क्यों देना चाहती है एजुकेशन अपने नागरिकों को? इसका पहला कारण वो इक्विटी या इक्वलिटी बताते हैं। आपको मालूम है कि प्राइवेट एजुकेशन का तो एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है और प्राइवेट एजुकेशन से सोसाइटी में एक इनइक्वलिटी आ जाती है। एजुकेशन ही वो जरिया है जिसके थ्रू सोसाइटी में इक्वलिटी लाई जा सकती है। तो इक्वलिटी को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट जो है एजुकेशन देती है। आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर जो है जनरली स्कूल कॉलेजेस जो खोलता है वो या तो अर्बन एरिया में खोलता है या ऐसी जगह जहां पर कि लोग मनी देने के लिए तैयार होते हैं या उसे पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस वहां खोले जाते हैं जहां पर कि रूरल एरिया होता है, गरीब लोग होते हैं, जिससे कि ये लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा सकें और सोसाइटी में एक इक्वलिटी क्रिएट हो सके। तो इनको करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट और रीजनल डिस्पैरिटीज को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है अपने स्कूल्स और कॉलेजेस खोलती है। इसलिए आप जितने भी राजकीय महाविद्यालय देखेंगे सारे के सारे आप रूरल एरियाज में देखेंगे, लेकिन जितने भी प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस देखेंगे वो आप शहरों में देखेंगे या अर्बन एरियाज में देखेंगे। दूसरी चीज जिसके बारे में रिचर्ड मस्ग्रेव कहते हैं वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखिए, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनसे हमें कोई डायरेक्ट रिटर्न नहीं मिलता या हमें डायरेक्ट पेमेंट नहीं मिलता, जैसे फिलोसफी, म्यूजिक, आर्ट, हायर मैथमेटिक्स। तो प्राइवेट सेक्टर इनके कॉलेजेस नहीं खोलना चाहता, उन्हें मालूम है कि इनमें बहुत कम बच्चे एडमिशन लेंगे और उनका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भी नहीं निकल पाएगा। लेकिन इनको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ही अगर इनको पैटर्नेज नहीं देगी तो ये खत्म हो जाएंगे और ह्यूमन कल्चर और सिविलाइजेशन के लिए जो इनका पोटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्योर फिजिक्स हो गया, जब तक आपको प्योर फिजिक्स नहीं आएगा आप अप्लाइड फिजिक्स कर ही नहीं सकते। इसी तरह म्यूजिक, आर्ट, इन सब की अपनी एक वैल्यू है, तो स्टेट इसको पैटर्नाइज करता है या स्टेट इसको जो है पैटर्नाइज करके खुद से बढ़ाता है। इसलिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको मैक्सिमम ये सब्जेक्ट भी पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने को नहीं मिलेंगे। वहां पर आपको बीटेक मिलेगा, एमबीए मिलेगा, एमसीए मिलेगा, आपको मेडिकल मिलेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे। इसी तरह एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज के बारे में मैं आपको पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि एजुकेशन जो है वो बहुत सारी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्रिएट करती है। यानी कि एजुकेशन के बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट होते हैं, जिसकी वजह से जो है एजुकेशन को एजुकेशन को लोग देना चाहते हैं या गवर्नमेंट चाहती है कि एजुकेशन जो है लोगों को प्रोवाइड की जाए। अभी नेक्स्ट चैप्टर में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन तो एक्सटर्नलिटीज के बारे में और डिटेल में पढ़ाऊंगी, इसलिए मैं इसको लीव कर रही हूँ। इसी तरह होता है एक्सीलेंस। ये फैक्टर हालांकि मस्ग्रेव ने नहीं दिया है, लेकिन रिसर्च के थ्रू ये प्रूफ हुआ है कि एक्सीलेंस जो है, खासतौर से 1981 में एक रिसर्च हुई थी अमेरिका में, उसमें ये प्रूफ हुआ कि एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जो एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन है वो केवल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है। यानी कि रिसर्च में जो मनी इन्वेस्ट करना है, हायर लेवल की रिसर्च जैसे कि इसरो की हो गई, आपकी डीआरडीओ की हो गई, या फिर आपकी हाईली साइंटिफिक इन्वेंशंस और इनोवेशंस हो गए जिसमें बहुत ज्यादा मनी खर्च होता है, वहां पे गवर्नमेंट पैसा लगाती है और इस एक्सीलेंस के लिए गवर्नमेंट खर्च करती है। तो वहां पर ये सोशल डिमांड ऑफ एजुकेशन
करती है। तो ये था कि आपकी सोशल डिमांड ऑफ एजुकेशन जो है वो किस तरीके की होती है और सोशल डिमांड ऑफ एजुकेशन क्यों की जाती है। इसमें से 3 फैक्टर तो हमारे को रिचार्ड ए मस्ग्रेव ने दिए थे, जबकि जो ये लास्ट वाला फैक्टर है ये बाद में रिसर्च के थ्रू आया और स्पेशली 1981 और 83 के बाद ये बहुत बड़ा है, जिसमें ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट को जो है वो खर्चा क्यों करना चाहिए। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया कि जो है डिमांड ऑफ एजुकेशन क्यों की जाती है। मैंने आपको बताया कि हम लोग डिमांड ऑफ एजुकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी एक इम्पॉर्टेंस होती है। एजुकेशन की डिमांड 2 तरह की होती है, प्राइवेट और सोशल डिमांड। प्राइवेट डिमांड इंडिविजुअल या कंज्यूमर्स यानी कि हम लोगों के द्वारा की जाती है। हम लोग एजुकेशन की डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि एजुकेशन से हमें बहुत रिटर्न मिलता है। एजुकेशन हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है, एजुकेशन हमारी इनकम को इंक्रीज करती है। सोशल डिमांड ऑफ एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन की डिमांड को पूरा नहीं कर पाता। उस डिमांड को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इस डिमांड को पूरा करती है। इसके बाद मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बताए, प्राइवेट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स बताएं, सोशल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स बताएं क्या क्या होते हैं। आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड का कंसेप्ट पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कि डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ वेरियस वेरिएबल, प्राइस, इनकम, इसके बाद आप प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसके बाद आपका टेस्ट, प्रेफरेंसेस। इसी तरह जब हम डिमांड ऑफ एजुकेशन की तरफ आते हैं तो डिमांड ऑफ एजुकेशन भी जो है वो वेरियस फैक्टर से डिसाइड होती है, जिसमें कि प्राइस हो गया, आपका फैमिली इनकम हो गई, आपकी सोसाइटी का कंसेप्ट हो गया, आपकी जो है सोशल वेलफेयर हो गया, ये सब चीजें डिसाइड करती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस।